हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हेलो फ्रेंड, तो दिस वीडियो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोलेकुलर वेव बात करेंगे। मोलेकुलर वेव तो फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिख लेंगे एक पेज पे। मैं आधा पेज नहीं हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं मिला था, मैंने बहुत ढूंढा, तो मुझे कुछ 6 से 7 क्वेश्चन मोलेकुलर के PYQ बेस्ड मिले। और इस 17वीं PSC का भी आया है, तो मैं अभी नोट डाउन इसमें कर लूँगी। तो अब हम चलते हैं कि इसमें क्या क्या नोट्स में मैं देने वाली हूँ, तो वो मैंने लिखा है अपने हिसाब से। तो देखिए, सबसे पहले मैं भूमिका है इसमें लिखी हूँ, फिर राज की कला के बारे में, चंद्रगुप्त प्रसाद का राजप्रसाद के बारे में, स्तंभ के बारे में, स्तूपा, गुहा विहार, मूर्तिकला विशेषता, मौर्य पुराने स्तंभ की तुलना, आलोचनात्मक समीक्षा एवं प्रभाव, ये सब मैंने 10 टॉपिक को इस नोट्स में डिस्कस किया। अगर मुझे क्वेश्चन आता है कि आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो देखिए विशेषताओं CME नोट्स यूट्यूब पे मिल गया था मुझे, तो उसी से मैंने बनाया है। एंड ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल मुझे लगता है कि जितने भी प्रिपेयर करें सभी यही नोट्स प्रिपेयर करें। थोड़ा लेंदी नोट्स मेरा बन गया है, बट इग्नोर। एंड फिर मैंने बनाया है एक छोटा सा कि पूरे क्वेश्चन को इस तरीके देखिए, भूमिका है, विस्तार है, और विस्तार में क्या है, राजकीय कला है, स्थापत्य कला है, लोक कला है, ठीक है। राजकीय कला में क्या है, राजप्रसाद है, स्तंभ है, स्तूपा है। लोक कला में स्तंभों के ऊपर पशु आकृति एंड स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियाँ। एंड लास्ट में समीक्षा एंड निष्कर्ष और आलोचनात्मक लास्ट में है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे आप देख सकते हैं, आगे फिर विशेषता को भी मैंने एक फॉर्म में बना दिया है कि विशेषता अगर पूछे तो निष्कर्ष भूमिका देना है, फिर ये देना है, स्थापत्य कला है, मूर्तिकला देना है, एंड इसको डिफाइन करना है शॉर्ट में, एंड इसको शॉर्ट में, वो जो विशेषता शॉर्ट में जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में, उस हिसाब से मैंने बनाया है। एंड फिर हम भूमिका की बात करते हैं। तो मौर्यों का शासनकाल हमारे ऐतिहासिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण काल है। मौर्य कला का तात्पर्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच बनाई गई कला से है। यह एक शाही कला थी जिसे मौर्य शासकों द्वारा समर्थन दिया गया था। मौर्य कला से पूर्व हड़प्पा काल में उच्च स्तरीय कला एवं वास्तुकला का अस्तित्व था। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा आपको चेंज करा है मैंने अपने अनुसार। क्या चेंज है यहाँ तो होगी, हाँ यहाँ से शुरू है। कला किसी संस्कृति की मूलभूत पहचान के साथ ही मानवीय जीवन की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। इस दृष्टिकोण से मौर्य कला का भारतीय कला के इतिहास में एक युग विभाजक महत्व है, क्योंकि इसी समय कला में मिट्टी या लकड़ी का जगह पत्थर के उपयोग में स्थिरता एवं निरंतरता प्राप्त हुई थी। ये है जो बहुत अच्छा भूमिका बन सकता है, तो मैंने इसी को हाईलाइट किया है ग्रीन पेन से। बिहार में अनेक राजकीय एवं लोक कला से संबद्ध मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य के नमूने प्राप्त होते हैं। मौर्य कला भारतीय इतिहास में पूर्व से चली आ रही भारतीय कला की परंपरा को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के साथ साथ सर्वप्रथम व्यवस्थित स्थापत्य के रूप में अति विशिष्ट हो रही है। मौर्य कला में स्थानीय एवं कुछ विदेशी प्रभाव से कला का जो स्वरूप विकसित हुआ है, उसे कला समीक्षकों ने 2 रूपों में देखते हैं। राजकीय कला का वह रूप जो राजकीय प्रश्रय में विकसित हुआ। मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य की अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन नगरों, राजप्रसाद आदि का विवरण प्राप्त होता है। लोक कला स्थानीय कलाकारों द्वारा निर्मित कला, ठीक है। एंड फिर हम चलते हैं चंद्रगुप्त का राजप्रसाद। इसका मैप अभी नहीं बना है, बना लूँगी, अब आपको बता दूँगी। राजप्रसाद का मतलब राजा का महल यानी राजमहल है। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में प्रथम शक्तिशाली एवं विशाल साम्राज्य था। राजप्रसाद के भीतर बने कक्षों में से एक 80 स्तंभों वाला सभा भवन विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
इसकी छत एवं फर्श लकड़ी की बनी हुई है। चमकदार पाषाण स्तंभों का प्रयोग हुआ है। फाइयान ने देवताओं द्वारा निर्मित बताया। बलुआ पत्थर से निर्मित राजप्रसाद की लंबाई 130 फीट, चौड़ाई 140 फीट। हम पाटलिपुत्र के बारे में 4 लाइन में शॉर्ट नोट्स में जो पूछ सकता है तो इसके लिए पाटलिपुत्र नगर प्राचीर और दुर्ग बनाए गए थे। पाटलिपुत्र नगर के आसपास बीच बीच में तीर चलाने के लिए खाली स्थान बनाया गया था। प्राचीर के चारों ओर 60 फीट गहरी और 600 फीट चौड़ी चौड़ी दीवार। नगर में प्रवेश हेतु 64 द्वार। पाटलिपुत्र की विशेषता है ये। इसको और थोड़ा लिखना है क्योंकि इसको बहुत कम विशेषता है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में स्तंभ मुख्यतः अशोक द्वारा धर्म के प्रसार हेतु भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में स्थापित करवाए गए थे। ये 2 प्रकार के हैं, लिपिबद्ध स्तंभ और सादा स्तंभ। लिपिबद्ध स्तंभ का कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं एक बार गूगल में सर्च करके यहाँ लिख दूँगी। सादे स्तंभ बसाड़ एवं रामपुरवा स्थित स्तंभ। ये देखिए स्तंभ को मैंने बनाया है, एक बार में परफेक्ट बन गया है, देख सकते हैं। इस प्रकार बनाइएगा। ये मेखला, उल्टा कमल, कंठ, पशु आकृति है एंड चौकी है। ये स्तंभ चुनार के लाल पत्थर से बने हुए थे। स्तंभों की ऊंचाई 35 से 50 फीट एंड वजन 50 टन तक। स्तंभों पर चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया है, लगता है धातु निर्मित हो। स्तंभ की संरचना को मुख्यतः 2 भागों में देखा जा सकता है, वो है तना और दूसरा है शीर्ष। तना और शीर्ष। तो तना, इसकी चौड़ाई नीचे से ऊपर की ओर कम होती है। हो रही ना, नीचे से ऊपर की ओर कम, अर्थात नीचे से चौड़ा तो पतला। मेखला, उल्टा कमल, कंठ, चौकी, पशु आकृति अवस्थित होता। शीर्ष, स्तंभ के शीर्ष पर बने कंठ के ऊपर चौकी पर निर्मित पशु आकृति मौर्य कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। स्तूपा। यद्यपि मौर्य काल से पूर्व भी स्तूप का निर्माण होता था, परंतु मौर्य काल से ही स्तूप का व्यवस्थित एवं तथा संरचनात्मक स्वरूप विकसित हुआ। स्तूप बौद्ध कला के रूप में है, जिसके तहत बुद्ध के अवशेषों एवं प्रतीकों की पूजा की जाती है। मौर्यकालीन स्तूप निर्माण के संदर्भ में शासक अशोक का उल्लेखनीय स्थान है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध सम्राट अशोक ने 84,000 से ज़्यादा स्तूप बनवाए, परंतु यह वर्णन अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। मौर्यकालीन स्तूपों में सांची, भरूच व राजगृह की स्तूप उल्लेखनीय है, जिसमें सांची स्तूप को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जो इसकी महत्ता को बताते हैं, उत्कृष्टता का प्रमाण है। स्तूप की संरचना ये है। स्तूप भी मैंने आधा छोड़ दिया, बना लूँगी। हर काम मैंने सोचा कि बढ़िया से गूगल से देख के बनाऊंगी, क्योंकि उसमें इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए इसे छूट गया। जो छूट जाता है वो छूट ही जाता है। 6 महीने पहले का नोट्स मेकिंग है मेरा, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया गूगल से। तो तोरण, प्रवेश द्वार, स्तूप का मुख्य प्रवेश द्वार, वेदिका, स्तूप के चारों ओर निर्मित घेरा। मौर्य काल में सांची स्थित स्तूप की वेदिका लकड़ी द्वारा निर्मित थी। शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र द्वारा पत्थर का बनवाया गया। प्रदक्षिणा पथ, चबूतरे एवं वेदिका के मध्य स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु निर्मित स्थान। वेदी, चबूतरा, जिस पर अर्धचंद्राकार गुंबद अवस्थित हो, ठीक है। एंड अर्धचंद्राकार गुंबद जिसके अंदर की छत ईंटों से निर्माण किया जाए। तो हर्मिका अंड के ऊपर पेटीनुमा संरचना, जिसमें बुद्ध के अवशेष दिखे। यूट्यूब से देखने का नतीजा, ठीक से नहीं देख पाए। बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। छत्र एवं यष्टि। हर्मिका के ऊपर छत्र के 3 पक्ष श्रद्धा, सम्मान और उदारता के प्रतीक को धारण करने हेतु यष्टि का निर्माण किया गया। विहार, गुहा विहार मौर्य स्थापत्य कला के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुहा विहार का निर्माण करवाया गया। मुख्य अवस्थिति गया में विहार में प्रमुख विहार है। बराबर पहाड़ी स्थित गुफा विहार, अशोक द्वारा निर्मित बराबर पहाड़ी स्थित गुफा में सुदामा एवं कर्णचौपर गुफा विहार आते हैं, जिसे उन्होंने आजीवक संप्रदा को प्रदान किया। इन गुफाओं में सुदामा गुफा अशोककालीन सबसे प्राचीन गुहा विहार है। नागार्जुन पहाड़ी में स्थित गुहा विहार अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित
इन गुफा विहारों को आजीवक को दान में दिया गया। इनमें से कुछ प्रमुख गुहा विहार निम्न है: गोपी गुहा, लोमस ऋषि गुहा, वर्तिका गुफा। संरचनात्मक विशेषता गुहा विहार की: 2 कमरे चतुर्भुजाकार, बेलनाकार छत, दीवार, छतों पर चमकदार पॉलिश, द्वार लकड़ी का बना। अब हम जाते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला तो 2 प्रकार की मूर्तिकला फेमस थी मौर्यन आर्ट में। स्तंभ के ऊपर पशु आकृति, स्तंभ कलाकारों द्वारा, स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तिकला। मौर्य काल के विभिन्न रूपों के अंतर्गत मौर्य कला में मूर्ति कला भी उत्कृष्ट रूप में विकसित हुई। हड़प्पा के उदाहरणों को छोड़कर मौर्य काल से ही मूर्तिकला का व्यवस्थित प्रमाण मिलता है। मौर्य मूर्तिकला की विशेषताओं एवं स्वरूपों को हम 2 संदर्भ में देख सकते हैं: स्तंभ के ऊपर पशु आकृति एवं स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियों को। स्तंभ के ऊपर पशु आकृति मौर्य स्थापत्य कला के अंतर्गत राजकीय कला का प्रमाण है। जो स्तंभों के भाग हैं, ये पशु आकृतियाँ स्तंभ की संरचना को सर्वाधिक उत्कृष्ट भाग मानी जाती है। इसके अंतर्गत सिंह, वृषभ, हाथी इत्यादि आते हैं। स्तंभ के ऊपर बने पशु आकृतियों में सर्वाधिक चर्चित सारनाथ स्थित स्तंभ के ऊपर बना सिंह की आकृति, जिसकी प्रमुख विशेषता निम्नवत: 4 सिंह एक दूसरे से पीठ सटाए चारों दिशाओं में मुख किए बैठे हैं। चौकी पर निर्मित 4 पशु आकृति हैं: बैल, घोड़ा, सिंह और हाथी। इन मूर्तियों के मध्य 4 चक्र की आकृति बनी है, जो बुद्ध के जीवन के चरणों का प्रतीक है। चक्र में 24 तीलियां बनी हैं। 24 तीलियों वाले इस चक्र को भारतीय राष्ट्रध्वज के मध्य में स्थान प्राप्त है। यह चक्र बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का घोतक है। इसे भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगों में चक्र तथा भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ पर निर्मित सिंह को अपनाया जाना मौर्य कला के गौरव का प्रतीक है, जिसका आधार बिहार की भूमि ही रही है। तो ये कुछ उदाहरण है मूर्तिकला का। बिहार लौरियागंज नंदगंज से प्राप्त हुआ सिंह की सबसे सुंदर मौर्य स्तंभ है। एंड लौरियाराज से वृषभ और रामपुर वृषभ, बसार सिंह, संगीता सिंह, ये सब देख लीजिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य कला के अंतर्गत विभिन्न स्तंभों के ऊपर मूर्तिकला को विशेष योगदान मिलता है। स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियाँ यह लोक कला का स्वरूप है, जिसके माध्यम से भारतीय जनजीवन के विभिन्न पक्षों का अंकन होता है। जो मौर्य मूर्तिकला के तहत स्वतंत्र कलाकार द्वारा निर्मित मूर्तियाँ का उल्लेखनीय स्थान है। मौर्य काल के दौरान जो कलाकार थे, स्थानीय कलाकार, स्वतंत्र कला, तो वो लोग मूर्ति निर्माण करने की उनकी जो शैली थी वो उस दौरान बहुत अच्छी थी और उपस्थित की विशेष रूप से उसको स्थान मिला था। एंड यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ मोस्ट फेमस थी इस समय। तो वही इन मूर्तियों में यक्ष यक्षिणी की मूर्ति की विशेष चर्चा मिलती है, जो इस एक प्रकार से लोक जीवन में प्रचलित प्रतीकों के सूचक एवं लोक धर्म के आधार हैं। यह मानना है कि इन्हीं मूर्तियों से आगे चलकर देवी देवताओं की मूर्तियाँ के निर्माण की परंपरा का विकास हुआ है। चमकदार पॉलिश एवं जीवंत अभिव्यक्ति यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ का विवरण निम्नवत है, देख सकते हैं। दीदारगंज पटना में है, जो कि यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ग्रहणी यक्षिणी मूर्ति हल्के भूरे बलुआ पत्थर से निर्मित 5.5 फीट की मूर्ति, चमकदार पॉलिश का प्रयोग, नारी सौंदर्य की सूक्ष्म अभिव्यक्ति। बेजनगर MP यक्षिणी 76.5 लंबी मूर्ति, मुख भुजा खंडित, बलुआ पत्थर, चमकदार पॉलिश। परकम मथुरा यक्ष 7 फीट की मूर्ति, मुख और भुजा खंडित, मौर्यकालीन वेशभूषा, बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित, चमकदार पॉलिश। एंड राजघाट वाराणसी से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई। ये दोनों से 3 मुखों वाले यक्ष निर्माण प्रक्रिया में बलुआ पत्थर का प्रयोग, चमकदार पॉलिश का प्रयोग। और आगे देख लेते हैं हम और भी कुछ यक्ष की मूर्ति के अलावा भी लोक कला के कई अन्य मूर्तियाँ मिलती हैं, जिनके हम निम्नवत हैं, जिसकी ये बहुत फेमस है। मातृ और वात्सल्य का भाव नारी में बालक की मूर्ति बुलंदी बाग पटना में मिले हैं। एंड पत्थर हाथी की मूर्ति, जैन तीर्थंकर की मूर्ति, ये भी आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे। जैन तीर्थंकर की नग्न भुजा है, भुजा नहीं है, नग्न है, भुजा नहीं है, पैर वो जंगा खंडित है। ये भी मैंने एक रील में देखी थी ये मूर्ति। तो है समीक्षा में हम निष्कर्ष देख लेंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि मौर्य काल में
मूर्तिकला के विकास को भी व्यापकता मिली। विशेषकर इस कालखंड में ऐसे नए तत्व का समावेश हुआ जिससे मूर्तिकला के स्वरूप को व्यवस्थित होने में मदद मिली। न सिर्फ स्तंभों के ऊपर राजकीय कला के अंतर्गत मूर्तियाँ बनी, बल्कि लोक कला के द्वारा स्वतंत्र कलाकारों द्वारा भी कला के विकास की गति मिली। मौर्य कला की मूर्तियों के अंतर्गत मूर्तियाँ का स्वरूप का भी प्रारंभिक स्तर का रहा, जिसकी कुछ सीमाएं भी थी, लेकिन आगे चलकर मौर्योत्तर काल में मथुरा एवं गांधार कला में मानव मूर्तियों का निर्माण व्यवस्थित और व्यापक होने लगा। आगे और डेवलप होने लगा ये कला, मूर्ति कला और तो कॉन्सेप्ट्स। मौर्यकालीन पशु आकृतियों की जहाँ तक बात है वो काफ़ी हद तक स्वाभाविक एवं विकसित है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मौर्य मूर्तिकला का विकास के दृष्टि से चंद्रगुप्त मौर्य के राजवंश के भक्त मौर्य की राजनीतिक स्थिरता और समृद्धि का परिचायक है, जिसका जिक्र मेगाथनीज इंडिका में करता है, यानी कि तत्कालीन भारत का एकीकरण को उजागर करना मौर्य कला। अशोक के स्तंभलेख तथा शिलालेख के माध्यम से मौर्य साम्राज्य की सीमा का निर्धारण कर यह देखा जा सकता है कि इसकी सीमा तथा विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में थी। अशोक के स्तंभ पर धार्मिक सहिष्णुता के संदेश भारत के सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण के परिचायक हैं। मौर्य कला राज्यों के केंद्रीकृत प्रशासन तथा राजनीतिक एकीकरण का प्रमाण प्रस्तुत करती है। मौर्य कला का वर्तमान में प्रासंगिकता देख लेते हैं। विरासत के रूप में, पर्यटक को विकसित करने में, लोक कला को संरक्षित करने में, धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, नए संसद भवन में लगाए जाने वाले दृष्टिकोण से भी। आलोचनात्मक समीक्षा कहाँ तक विदेशी प्रभाव विशेषकर यूनानी प्रभाव से प्रभावित थी। तो आलोचनात्मक समीक्षा में क्या है, भूमिका है, तर्क है, पक्ष है, विपक्ष, समीक्षा। तो भूमिका मौर्यकाल के संबंध में एक विमर्श का विषय है कि इस कला पर विदेशी प्रभाव विशेषकर यूनानी प्रभाव कहाँ तक था। किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व इससे संबंधित पक्ष एवं विपक्ष के तर्कों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। ईरानी कला के पक्ष में तर्क, मौर्य साम्राज्य के लगभग चौथी शताब्दी पूर्व के लगभग 250, ये कुछ डेट नहीं मुझे मिला इसलिए काट ही देते, ठीक है। ईरान में अमेनियोई वंश का शासन था। इस समय वहाँ मौर्य कला की भांति कला के कई रूपों का विकास हुआ था, जैसे कि राजप्रसाद स्तंभ, पत्थर की मूर्तियाँ, यहाँ तक कि राजप्रसाद में भी बड़े बड़े स्तंभ तथा राजभवन होते थे, जैसा कि हम पट्टभुज स्थित राजप्रसाद के राजसभा भवन में भी देखते हैं। कुछ कलाविद जैसे जॉन मार्शल, वर्षी ब्राउनी आदि इन आधारों पर मौर्य कला को ईरानी की देन के रूप में बताया है। इन्होंने यह मत दिया कि स्तंभों के ऊपर उल्टी कमल और चमकदार जो पॉलिश है वो ईरानी कला की ही देन है। के विपक्ष में तर्क है। अधिकांशतः भारतीय कला समीक्षक मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। इस संबंध में इन विद्वानों ने मौर्य एवं ईरानी कला में निम्नवत अंतर बताया है। विशेषकर स्तंभों के संदर्भ में स्तंभों के निर्माण की प्राचीनता मौर्य कला से पूर्व पहले की देन है। हकमनी साम्राज्य में यह पूर्णतः प्रचलन में थी, ठीक है। ये अंतर है ईरानी स्तंभ और भारतीय मौर्य स्तंभ। तो निर्माण ईरानी स्तंभ जो थे विशाल भवन में लगाए जाते थे, और जो मौर्य स्तंभ था वो स्वतंत्र रूप से बाहर लगाया जाता था, ठीक है। पत्थर के कई टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था ईरानी स्तंभ, और भारतीय मौर्य स्तंभ एकाश में पत्थर से, यानी एक ही पत्थर को यूज किया गया था। ईरानी स्तंभ के ऊपर मानव आकृति थी, मौर्य स्तंभ के ऊपर पशु आकृति थी। ईरानी स्तंभ तना पर बेल, लता, फूल एवं पत्तियों की आकृतियाँ थी, सजावट था, लेकिन भारतीय मौर्य स्तंभ तना सपाट था, प्लेन। ईरानी स्तंभ नालीदार थी, ये ठोस शायद था, ये ठोस था। ईरानी स्तंभ को भवनों में स्थापित किया गया है। भारतीय मौर्य कला को खुले आकाश के नीचे स्थापित किया गया है। ईरानी स्तंभ को चौकी पर टिकाया गया है, लेकिन जो मौर्य स्तंभ है उन्हें बिना आधार पर भूमि पर टिकाया गया है। और देखिए बौद्ध धर्म से भी संबंध मैंने एक बार लिखा है, लास्ट में लिखी थी, तथा बौद्ध धर्म के साथ संबंध, तो लास्ट पे मैंने इसे ऐड किया था कहीं और से। मौर्य कला की एक प्रमुख विशेषता स्तूप के रूप में मानी जाती है। स्तूप बौद्ध धर्म के अभिन्न अंग है, जिसके तहत बुद्ध के अवशेषों एवं प्रतीकों की पूजा की जाती है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए चट्टानों को काटकर जो निवास स्थान बनाया जाता है उसे विहार कहते हैं। विहार का निर्माण मौर्य काल की एक प्रमुख विशेषता रही है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने स्तंभों का निर्माण कराया तथा उस पर बौद्ध धर्म के संदेश खुदवाए। इधर मौर्य कला का प्रभाव है जो कि इस प्रकार है। मौर्य कला का प्रभाव मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, पाल काल तथा बाद के काल में भी दिखाई देता है, जो कि मौर्य काल में निर्मित सारनाथ चतुर्थी सिस्टम का प्रभाव इतना अधिक बढ़ा कि इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह बना लिया।
मौर्यकालीन गुफाओं का अनुसरण करते हुए कालांतर में पहाड़ी गुफाओं के भीतर चैल और विहार के निर्माण की शैली विकसित हुई गई। जैसे नालंदा विहार, विक्रमशिला महाविहार, सोनपुरी, उदंतपुरी, मौर्यकालीन यक्षों की मूर्तियों के आधार पर नालंदा में बुद्ध, बोधिसत्व, जैन तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियों का निर्माण किया गया मौर्य कला के आधार पर ही। इसी प्रकार मौर्य युगीन स्तूपों का अनुसरण करते हुए कालांतर में कई स्थानों पर बौद्ध जैन स्तूप बनाए गए हैं। अब देखिए मौर्य कला का बिहार पर प्रभाव, बिहार पर भी प्रभाव एक बार जानना जरूरी है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है मौर्य कला। और बिहार नाम बिहार से लिया गया है, यानी बौद्ध भिक्षुओं का निवासी स्थान। बिहार मौर्य कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। मौर्य कला राज्यों के केंद्रीकृत प्रशासन बिहार में उनकी निरंतर प्रमाण देती है। मौर्य कला ने बिहार में निर्मित बाढ़ के मंदिरों की वास्तुकला को भी प्रभाव छोड़ा है। बाद की मंदिर होगा बाद। वर्तमान में बिहार राज्य के चिन्ह के रूप में मौर्य काल के प्रभाव देखा जा सकता है। मौर्य शासन कला के कारण बिहार पर्यटकों इतिहासकारों को हमेशा आकर्षक केंद्र रहा। मौर्य कला धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। प्रभाव बिहार पर आज भी देखने को मिलता है। विरासत के रूप में मौर्य कला का ऐतिहासिक विकास, बाद के कलाओं में प्रभाव। तो यही कुछ मौर्य कला को है। लेकिन हाँ, मेरा नोट्स बड़ा है बट एक शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस अभी एक महीना बाद बनाने का सोचे, पहले इसको याद करके 1-2 बार आंसर राइटिंग करना है, अपना हाथ बैठा लेना है, तब करूँगी।